Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. In today's lecture, we will talk about antiplatelets, anticoagulant and thrombolytic drugs. हम बात करेंगे कि एंटीप्लेटलेट्स, एंटीकोगुलेंट और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है और क्या नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये बीइंग अ नर्स, अगर हम किसी को एंटीप्लेटलेट्स और एंटीकोगुलेंट या थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग देते हैं तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फॉर फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटीप्लेटलेट्स इन thrombolytic drugs, we should know first the normal physiology of coagulation. In normal healthy vascular system, there is a mechanism which consists of some clotting factor, some local vasoconstriction, and some myogenic constriction which cause coagulation in case of injury. हमारे वास्कुलर सिस्टम के अंदर कुदरत ने एक मेकेनिज़्म रखा है जो कि मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर पे मुश्तमिल है। इसके अलावा लोकल वेजो कंस्ट्रक्शन और मायोजेनिक कंस्ट्रक्शन होती है, जिसकी वजह से अगर कोई माइनर इंजरी हो जाती है या कट लग जाते हैं तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाती है और उस प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड कोगुलेशन, जो कि पिक्चर में आप लोगों को नज़र आ रही है। सम ग्लोसरी या टर्म्स जो हमें इन तीनों ड्रग्स के समझने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो हमें पता हो कि एंटी थ्रोम्बिन 3 क्या चीज़ है। अ प्रोटीन फाउंड इन आवर ब्लड स्ट्रीम दैट कंट्रोल और क्लॉटिंग मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट एक्सेसिव क्लॉटिंग। इट्स फंक्शन इज नेचुरली अकरिंग माइल्ड ब्लड थिनर। ये नॉर्मली एंटी थ्रोम्बिन 3 एक प्रोटीन है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट होती है और इसका काम क्या होता है, क्लॉटिंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करना और एक्सेसिव क्लॉटिंग से प्रिवेंट करना। इसके अलावा नॉर्मली ये इसकी सिंथेसिस लीवर में होती है। ब्लड क्लॉट का क्या मतलब है, दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड स्टेट आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बस। जब ब्लड नॉर्मली लिक्विड फॉर्म से सॉलिड स्टेट में या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड ब्लड क्लॉट और थ्रोम्बस। कोगुलेशन क्या है, कम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच क्लॉट फॉर्म इन द ब्लड। कोगुलेशन इसके अंदर मल्टीपल क्लॉटिंग फैक्टर स्टेप बाय स्टेप हिस्सा लेते हैं और एक क्लॉट की फॉर्मेशन होती है ब्लड से, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि दिस इज कोगुलेशन प्रोसेस। फाइब्रिन क्या है, इट्स अ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम फाइब्रिनोजन दैट मेक अ क्लॉट हार्डर टू ब्रेक अप। इट फॉर्म द मेश और नेट दैट होल्ड प्लेटलेट्स इन प्लेस। फाइब्रिन क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है जो किससे बनते हैं, फाइब्रिनोजन से बनते हैं और ये क्लॉट को हार्ड बनाते हैं कि वो आसानी से ब्रेक ना हो। Fibrinogen क्या है, a specialized protein or clotting factor found in blood when a blood vessel is injured. Thrombin, another clotting factor, is activated and change fibrinogen to फाइब्रिन। फाइब्रोनिजन क्या है, ये नॉर्मली स्पेशलाइज या क्लोटिंग फैक्टर है या क्लोटिंग प्रोटीन है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब ब्लड वेसल के अंदर इंजरी हो जाती है तो थ्रोम्बिन क्या करता है कि अनदर क्लोटिंग फैक्टर है उसको एक्टिवेट कर देते हैं और वो फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करते हैं फाइब्रिन में। INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो, ये क्या चीज़ है, ब्लड टेस्ट दैट मॉनिटर वेदर द therapeutic or beneficial effect of anticoagulant is within normal range, usually between 2.0 and 3.0. It is calculated from the prothrombin time, VT, or the time it takes for blood to clot in a test tube. INR रेट क्या है, ये नॉर्मली एक ब्लड टेस्ट होता है जिसके अंदर हम मॉनिटर कर रहे होते हैं कि जो हम थेरापेटिक या बेनिफिशियल इफेक्ट के लिए एंटीकोगुलेशन दे रहे हैं वो विद इन नॉर्मल रेंज में है या नहीं। तो उसके हमारे पास जो INR की नॉर्मल रेंजेस है वो 2.0 टू 3.0 है और ये हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, पीटी टाइम से यानी प्रोथ्रोम्बिन टाइप से। द टाइम इट टेक फॉर ब्लड टू क्लॉट इन अ टेस्ट ट्यूब, के एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कितना टाइम लगता है पीटी को ब्लड को क्लॉट करने में। प्लेटलेट्स क्या है, स्मॉल पार्टिकल इन द ब्लड दैट कंट्रोल ब्लीडिंग, दे फॉर्म क्लस्टर टू फ्लग स्मॉल होल इन ब्लड वेसल एंड असिस्ट इन द क्लॉटिंग प्रोसेस। प्लेटलेट्स क्या है कि स्मॉल पार्टिकल है या ब्लड के सेल्स है जिसका काम होता है ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। ये जहाँ पे इंजरी हो जाती है ब्लड वेसल के अंदर वहाँ पे क्लस्टर और फ्लग की फॉर्मेशन कर रहा होता है। इसके अलावा क्लॉटिंग प्रोसेस को
के क्लॉटिंग प्रोसेस के अंदर हेल्प कर रही होती है प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इसका मतलब होता है अ लो प्लेटलेट्स काउंट, जब प्लेटलेट्स की मकदार या क्वांटिटी कम हो जाती है ब्लड के अंदर। विटामिन के, अ विटामिन essential to the production of the active form of clotting factor 2, 7, 9 and 10 in the liver। विटामिन के क्या है, एसेंशियल फैक्टर होते हैं जो कि किस चीज़ के बनने में हेल्प कर रहा होता है, डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर में। एंटी प्लेटलेट्स ड्रग की बात करते हैं, ये प्लेटलेट्स के अगेंस्ट काम कर रही होती है। तो हमें पता है कि प्लेटलेट्स का काम क्या है। अब हम एंटी प्लेटलेट्स ड्रग की बात करेंगे जो प्लेटलेट्स के अगेंस्ट काम कर रही होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? एंटी प्लेटलेट ड्रग इज अ मेंबर ऑफ क्लासेस ऑफ ड्रग दैट डिक्रीज प्लेटलेट्स एग्रीगेशन एंड इनहिबिट थ्रोम्बस फॉर्मेशन। एंटी प्लेटलेट्स ड्रग क्या करती है कि ये प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को डिक्रीज कर रही होती है, उस प्रोसेस को। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन मीन्स व्हेन प्लेटलेट्स अटैच टू अनदर प्लेटलेट्स इज कॉल्ड एग्रीगेशन। और इसके अलावा थ्रोम्बस या क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट कर रही होती है। इसके मोड ऑफ एक्शन ये है। एंटीप्लेटलेट ड्रग इनहिबिट, अगर हम मज़ीद बात करते हैं तो क्या इनहिबिट कर रही होती है? इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेज एंड ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन, स्पेशली थ्रोम्बोक्सिन A2। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, जब भी हम किसी को एस्पिरिन देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि थ्रोम्बोक्सिन A2 की प्रोडक्शन नहीं होती। Inhibit the binding of adenosine diphosphate to platelets receptor and inhibit platelets aggregation by blocking activation of the glycoprotein 2B3A pathway, for example clopidogrel। अगर another क्लास ऑफ ड्रग्स हम देते हैं एंटीप्लेटलेट्स जैसे क्लोफिडोग्रेल है, तो वो क्या करती है कि वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ अटैच हो जाती है, जो कि प्लेटलेट्स के लिए एक रिसेप्टर है, और इनहिबिट कर रही होती है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही होती है? ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A, उस वाले पाथवे को ये ब्लॉक कर रही होती है। तो इस तरह एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के साथ अटैच नहीं हो सकती। अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A इनहिबिटर्स की, फॉर एग्जांपल इप्सिक्लेमेब या टायरोफाइबान की बात करते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A इनहिबिटर है। ये क्या करती है? ब्लॉक द बाइंडिंग ऑफ फाइब्रिनोजन टू ग्लाइकोप्रोटीन 2B3A रिसेप्टर ऑन द प्लेटलेट्स। ये क्या करती है? ये वाले ड्रग के ये फाइब्रिनोजन के लिए जो क्लॉटिंग ग्लाइकोप्रोटीन 2B और 3A रिसेप्टर होती हैं उसको ब्लॉक कर देती हैं। इंडिकेशन की अगर हम बात करते हैं एंटीप्लेटलेट्स ड्रग की, प्रोफाइलिसिस ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस, transient cerebral ischemic attack following coronary artery bypass grafting, prevention of myocardial infarction following coronary artery angioplasty, prosthetic heart valve। इंडिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोफाइलिसिस विनस थ्रोम्बोसिस एक कंडीशन होती है जिसके अंदर वेन के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होती है, तो हम उससे प्रिवेंट के लिए एज आ प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे हम दे रहे होते हैं। इसके अलावा ट्रांजिएंट सेरेब्रल इस्केमिक अटैक के अंदर, अगर ट्रांजिएंट सेरेब्रल इस्केमिक अटैक का मतलब होता है कि किसी को अगर स्ट्रोक हो जाए या इस्केमिक स्ट्रोक हो जाए और वो ट्रांजिएंट हो, मीन के लेस दिन 24 हो, तो हम उस कंडीशन के अंदर देते हैं। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ की कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी हो जाती है तो उसको हम देते हैं। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फाक्शन यानी हार्ट अटैक की प्रिवेंशन के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। अगर कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी हो जाती है तो उसके बाद हम मरीज़ को दे रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आर्टिफिशियल वेल रिप्लेसमेंट हो जाती है किसी मरीज़ की तो उसको हम देते हैं। ड्रग्स कौन कौन सी है इस क्लास के अंदर? एस्पिरिन है, एस्पिरिन प्लस क्लोफिडोग्रिल जो कि प्लेवेक्स के नाम से आती है। अगर सिर्फ क्लोफिडोग्रिल हम देते हैं तो वो सिर्फ प्लेवेक्स के नाम से आती है। इसके अलावा एग्रास्टेट और पेर्सनाटाइन।
अब नर्सिंग केयर या नर्सिंग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम मरीज़ को वॉच कर रहे होते हैं जो कि एंटीप्लेटलेट्स ड्रग की साइड इफ़ेक्ट होती है, फॉर एग्जांपल जीआई अपसेट, नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन एंड लूज ऑफ एपेटाइट के लिए। इसके अलावा हम डिजीनेस, वीकनेस, सीवियर हेडेक, ब्लड इन यूरिन और स्टूल, नोज ब्लीड, अनयूजुअल ब्लीडिंग या ब्रूजिंग होती है तो उसके लिए हमने मरीज़ को वॉच करना है। अवॉइड ए पॉसिबल IM इसक्यू इंजेक्शन। इसके अलावा हम इंट्रामस्कुलर और सबकुटेनियस इंजेक्शन को अवॉइड कर रहे होते अगर पॉसिबल हो। इफ अनअवॉइडेबल, अगर हमारे पास ये ऑप्शन ना हो और मरीज़ को IM इंजेक्शन लगाना ज़रूरी हो तो हम उस साइट पे जहाँ पे हमने इंजेक्शन लगाए हम प्रेशर अप्लाई करते हैं अप टू 5 मिनट्स। इसके अलावा प्लेटलेट्स काउंट को हमने पीरियडिकली मॉनिटर करना है। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स जो कि कोगुलेशन प्रोसेस के अगेंस्ट होती है। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स क्या करती है, ब्लड थिनर, ब्लड को थिन कर रही होती है। इट लिंटन द टाइम टेक फॉर ब्लड टू क्लोट रेदर देन एक्चुअली थिनिंग द ब्लड। ये एंटीकोगुलेंट ड्रग्स क्या करती है कि ये ब्लड की जो क्लोटिंग टाइम होती है उसको बढ़ा देती है रेदर देन कि ये ब्लड को थिन नहीं करती। They inhibit clot formation by blocking the action of clotting factor or platelets। एंटीकोगुलेंट ड्रग क्या करती है कि ये क्लॉट फॉर्मेशन को इनहिबिट करती है। किस तरह कि ये क्लॉटिंग फैक्टर को या प्लेटलेट्स को इनहिबिट करती है क्लॉट फॉर्मेशन से। दे आर यूज टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं कि ब्लड क्लॉट ना हो। इंजेक्टेड आइडर इनटू वेन और अंडर द स्किन। ये हम इंजेक्ट करते हैं वेन के अंदर या बीनीथ द स्किन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एंटीकोगुलेंट की। एक्टिवेशन ऑफ एंटीक्लॉटिंग फैक्टर स्पेशली एंटीथ्रोम्बिन 3, फॉर एग्जांपल हेपरिन। इसके अलावा डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ थ्रोम्बिन, फॉर एग्जांपल यूरिडिन अगर हम देते हैं तो डायरेक्ट उससे थ्रोम्बिन की इनहिबिशन होती है और ब्लड के क्लॉट नहीं बनते। इनहिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ ब्लड कोगुलेशन फैक्टर प्रिकर्सर जाइमोजेंस, फॉर एग्जांपल अगर हम वाफरिन देते हैं तो इससे क्या होता है कि जो सिंथेसिस ब्लड कोगुलेशन फैक्टर होते हैं उसकी सिंथेसिस को हम इनहिबिट कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक्टिवेटेड प्रोटीन सी जो कि कोगुलेशन के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है वो हम देते हैं, फॉर एग्जांपल ड्यूट्रोगॉन अल्फ़ा। अगर ये हम देते तो इससे प्रोटीन सी इनहिबिट हो जाती है जो कि कोगुलेशन प्रोसेस के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। हेपरिन की अगर हम एंटीडोट की बात करते हैं तो वो प्रोटामिन सल्फेट है। अगर वारफरिन की एंटीडोट की हम बात करते हैं तो वो विटामिन के है। नर्सिंग केयर क्या है, अगर हम किसी मरीज़ को एंटीप्लेटलेट्स ड्रग एंटीकोगुलेंट ड्रग देते हैं या वो एंटीकोगुलेंट इन्फ्यूजन पे होता है। वॉच पेशेंट फॉर ब्लीडिंग के लिए हमने पेशेंट को वॉच करना है, फॉर एग्जांपल एपिस्टेक्सिस, नोज से ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग, हेमोप्टिसिस के अलावा हेमोचूरिया, मेलिना और हेमोरेज। हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हमने नोट करना है। पीरियडिकली प्लेटलेट्स की क्वांटिटी हमने देखनी है। लेबोरेटरी मॉनिटरिंग टिपिकली इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन सच एज एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। एपीटीटी टेस्ट हम पीरियडिकली देखते हैं। इसके अलावा पीटी टाइम देखते हैं। प्लाज्मा हेपरिन कंसनट्रेशन इंटीफेक्टर UFH-XA ये हम देखते हैं। इसके अलावा होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम देखते हैं हम, एक्टिवेटिंग ब्लड क्लॉट टाइम देखते हैं, प्लस अ कंप्लीट ब्लड काउंट CBC टू मॉनिटर प्लेटलेट्स एंड असिस्ट फॉर ब्लीडिंग। इसके अलावा प्लेटलेट्स CBC टेस्ट करते हैं उसके अंदर हम स्पेशली प्लेटलेट्स को मॉनिटर करते हैं कि कहीं पर ब्लीडिंग ना हो। Patient who will self-administer low molecular weight heparin must be instructed on correct subcutaneous एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक। अगर कोई पेशेंट सबकुटेनियस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन इस्तेमाल कर रही है तो हमने उसको सही इंस्ट्रक्शन देनी है कि किस तरह वो सबकुटेनियस हेपरिन लगा सकती है। फूड कंटेनिंग विटामिन के में डिक्रीज इनटू कोगुलेशन इन INR। इसके अलावा हमने उस फूड के बारे में उसको बताना है जो कि विटामिन के या इनटू कोगुलेशन इफेक्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। मॉनिटर वाइटल साइन हम मॉनिटर करेंगे। इंक्रीज हार्ट रेट कंबाइंड बाय लो ब्लड प्रेशर और सब नॉर्मल टेम्परेचर में सिग्नल ब्लीडिंग। इसके अलावा लो ब्लड प्रेशर या अगर सब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हो तो वो इंडिकेशन दे रहा होता है किस चीज़ की, ब्लीडिंग की। तो हमने उसके लिए भी मरीज़ को मॉनिटर करने हैं उसके वाइटल साइन। अब हम बात करते हैं थ्रोम्बो मीन्स के थ्रोम्बोलाइसिस इज द ब्रेक डाउन लाइसिस ऑफ ब्लड क्लॉट बाय फार्माकोलॉजिकल मीन। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग का मतलब होता है कि हम किसी भी क्लॉट की ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, उसकी लाइसिस कर रहे होते हैं।
It works by stimulating fibrinolysis by plasmin through infusion of analogs of tissue plasminogen activator, the protein that normally activate plasmin. ये काम कैसे करती है या मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, कि ये स्टिमुलेट कर रही होती है फाइब्रोनोलिसिस, प्लाज्मिन के ज़रिए फाइब्रिन की ब्रेकडाउन कर रही होती है। इसके अलावा ये टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर को एक्टिवेट कर रही होती है, जो कि प्रोटीन होती है नॉर्मली प्रेजेंट होती है और वो प्लाज्मिन को एक्टिवेट करती है। ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेज है। अगर हम इसकी इंडिकेशन की बात करते हैं तो इसके सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाले पेशेंट को हम देते हैं। एट्रियल थ्रोम्बोसिस या डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इंट्रा एट्रियल और इंट्रावेनस कैथेटर ऑक्लूजन, इस कंडीशन के अंदर हम स्ट्रेप्टोकाइनेज देते हैं। इसके अलावा टीपीए हम भी देते हैं। टीपीए की इंडिकेशन भी तकरीबन सेम है कि हम इसके सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन, एट्रियल थ्रोम्बोसिस, डीवीटी के अंदर देते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इंट्रा एट्रियल और इंट्रावेनस कैथेटर ऑक्लूजन के अंदर हम टीपीए ड्रग्स देते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, मेजर ब्लीडिंग इससे हो सकती है। इसके अलावा कार्डियक के अंदर एरिथमियाज हो सकते हैं, स्पेशली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड टेकिकार्डिया जो कि लाइफ थ्रेटनिंग एरिथमियाज है। कोलेस्ट्रॉल एम्बोलस सिंड्रोम हो सकते हैं। एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो सकते हैं, मरीज़ को सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट हो सकते हैं। और इसके अलावा इंट्राक्रेनियल हेमरेज के अंदर भी चांसेस होते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज की एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, नॉन कार्डियोजेनिक फॉर एग्जांपल पल्मोनरी एडेमा, इसके अलावा हाइपोटेंशन, फीवर इंश्योरिंग, हिस्ट्री ऑफ सेरेब्रल वेस्कुलर हेमरेज एट एनी टाइम, कभी भी उसको सीवीए हो सकता है, स्पेशली हेमरेज ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। नॉन हेमरेजिक स्ट्रोक और अदर सेरेब्रल वेस्कुलर इवेंट विद इन द फास्ट ईयर अगर मरीज़ को हुए हो तो इसके अंदर भी चांसेस होते हैं। मार्क हाइपरटेंशन रिलायबल डिटरमाइन सिस्टोलिक आर्टियल ब्लड प्रेशर के अंदर हम उसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं कि ये इसके अंदर हम नहीं देते मरीज़ को, क्योंकि मज़ीद उसके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देगा। इसके अलावा अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 110 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन हो तो उसके अंदर मार्क हाइपरटेंशन हमें मिलती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज की कंट्राइंडिकेशन, ट्रॉमा और सर्जरी विद इन 10 डेज एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग, अगर मरीज़ की विद इन 10 डेज़ के अंदर कोई मेजर सर्जरी या कोई ट्रॉमा पहुंचा हो, इसके अलावा अगर एक्टिव इंटरनल ब्लीडिंग हो, रिसेंट विद इन 2 मंथ स्ट्रोक हुआ हो उसको, या इंटरक्रीनिया या इंटरस्पाइनल सर्जरी हुई हो मरीज़ की, तो हम उसके अंदर स्ट्रेप्टोकाइनेज नहीं देते। रिसेंट हेड ट्रॉमा और नॉन इंटरक्रीनियल न्यूप्लाज्म, ब्रेन के अंदर अगर न्यूप्लाज्म हो या रिसेंट हेड ट्रॉमा हुआ हो पेशेंट को तो उसके अंदर हम नहीं देते। अगर ब्लड प्रेशर 200 mg/120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो तो हम उस कंडीशन के अंदर नहीं देते, ये स्ट्रॉन्ग कंट्राइंडिकेशन होती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर हम नहीं देते। यूज़ ऑफ स्ट्रेप्टोज इज कंट्राइंडिकेशन इन पेशेंट विद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के अंदर हम स्ट्रेप्टोकाइनेज नहीं देते। तो दीज आर द कंडीशन इन विच स्ट्रेप्टोकाइनेज इज कंट्राइंडिकेटेड। डोज की अगर हम बात करते हैं, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के अंदर हम देते 1500 इंटरनेशनल यूनिट और विदाउट एस्पिरिन ओवर 1 आवर के अंदर हम ये मरीज़ को इन्फ्यूज़ करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी कमेंस विद इन 4 to 6 आवर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ पेन एंड विद इन 1 आवर ऑफ हॉस्पिटल प्रेजेंटेशन, यानी अगर पेशेंट चेस्ट पेन के साथ आए 46 आवर के अंदर हम ये देते हैं। और इसके अलावा विद इन फर्स्ट आवर ऑफ प्रेजेंटेशन इनटू द हॉस्पिटल, कि मरीज़ हॉस्पिटल के अंदर आए और उसको अभी 1 घंटा हुआ है तो उसके अंदर हम देते हैं। रूट क्या है, आईवी हम देते हैं। इसके अलावा अगर हम डाइल्यूशन के अंदर बात करते हैं तो 100 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर या 5% डिक्सोज के अंदर हम करते हैं। और इसके अलावा इन्फ्यूजन जो रेट हम सेट करते हैं इन्फ्यूजन पंप पे वो 8 ml/4 सेट करते हैं। या सम टाइम एक्यूट केस के अंदर ये हम विद इन 60 मिनट के अंदर हम इसको इन्फ्यूज़ करते हैं। नर्सिंग केयर की अगर हम बात करें एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले मरीज़ की तो गिव एस्पिरिन आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम हम देते हैं। इसके अलावा इंसर्ट टू फेरेब्रल 16 गेज कैनोला हम लगाते हैं इस मरीज़ को। एस्पिरिन 150 mg प्रायर टू स्ट्रेप्टोकाइनेज से पहले हम 150 mg डिस्पिरिन देते हैं। रिकॉर्ड ईसीजी एंड पोस्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज, हम इस स्ट्रेप्टोकाइनेज इन्फ्यूजन से पहले भी ईसीजी करते हैं मरीज़ के और पोस्ट ईसीजी भी करते हैं। इसके अलावा 2 घंटे 3 घंटे के बाद रिपीटेडली भी हम मरीज़ की ईसीजी कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम नॉर्मल सलाइन के अंदर इसको डाइल्यूट करते हैं और 30 to 60 मिनट के अंदर हम
ये इन्फ्यूज़ करते, अगर कोई रिएक्शन नहीं होता पेशेंट को, कंटिन्यूसली हम ईसीजी और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसके अलावा रीपरफ्यूजन, इरिथमियाज एंड ब्लीडिंग भी हम ऑब्ज़र्व